तो बाइनोमियल पढ़ के आए हो ना तुम लोग? ठीक है, तो फिर रिवाइज करते हैं। तो a प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन पता है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1। अब लेकिन बाइनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पे n अगर इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर n+1 टर्म्स है। लेकिन अगर कुछ और हुआ तो फिर उसको ऐसे देखा जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n। अब यहाँ पे n कुछ भी है, पॉजिटिव भी है तो भी उसको इस तरह याद रखना है, 1 प्लस। हाँ, तो ऐसे याद करने में ये है कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो ये कहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि n-1 n-2 चल रहा है, कहीं ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई और इंटीजर, कोई और नेगेटिव इंटीजर हुआ या कोई रैशनल p/q, q नॉट इक्वल टू 0 में और q नॉट इक्वल टू 1 में अगर चलोगे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि n में जो माइनस हो रहा है वो इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या है, इसको इस तरह ध्यान रखा जाएगा। ये ये तब है जब n, और ये n किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी लिखना है, 1 माइनस एक्स लिखना है, तो यहाँ पे क्या डाल दो x की जगह पे, और 1 प्लस एक्स की पावर -n लिखना है तो क्या लिखना है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे चेंज करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे चेंज करते जाओ। इसका और हम लोग ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि इसका पीएनसी में भी यूज आ जाता है कहीं ना कहीं। ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और माइनस के साथ अगर बोल रहे हो तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टर्म है इसमें। तो इसमें क्या बनता है कि 1 प्लस n(c1) x, n+1 c2 x स्क्वायर, n+2 c3 x क्यूब, ये ऐसे बनता है। मतलब यहाँ पे जब रखोगे ना, तो वहाँ पे x भी माइनस रख दो और n भी माइनस रख दो, तो ये बनेगा n इंटू n+1, इधर बन जाएगा n इंटू n+1 n+2। तो जब इसको देखोगे और अगर n इंटीजर है तो उसको ये लिख सकते हो। तो ये वाला और हम लोग को याद रखना है जिसमें इस तरह से हो, क्योंकि हमको कोफिशिएंट से ज़्यादा मतलब है। ज़्यादातर क्वेश्चन कोफिशिएंट्स के आते हैं, तो कोफिशिएंट एक तो हमें इसके बारे में सही से पता हो, बाकी इसका एक्सपेंशन ठीक से लिखा हो, और इसके बारे में हमें ये याद रखना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इसमें आया तो देखो क्या है, x की पावर 3 में क्या लिखा है, और अगर x की पावर r होता तो, हाँ, तो ये वाला हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये n पॉजिटिव और वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तब तब की बात है, बाकी उसमें नहीं है। ऊपर वाले में तो तुमको इसी तरह से जाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा इसका, तो इसके इसमें यहाँ पे देखो माइनस रखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, फिर एक माइनस, 3 माइनस। हाँ, तो यहाँ पे एक -1 की पावर n आ रहा है, -1 की पावर r आ रहा है यहाँ पे, ये ना, ये यहाँ पे
थर्ड वाले टर्म में माइनस इसका माइनस 3 आएंगे ना। और अच्छा ये वाला, हाँ अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा। तो ये अगर यहाँ लिखोगे तो -1 की पावर आर और लिख देना है। लेकिन तब फिर भी ये ध्यान रखो कि अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो वो इंटीजर होता है ऊपर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऊपर मान लो 0 हुआ तो नीचे भी 0 से 0 हो सकता है, लेकिन आएगा तो एन हमारा इंटीजर में ही जाना चाहिए। 1 1 1 मतलब 0 चीज़ों में 0 चीज़ें लेना है, एक ही पॉसिबिलिटी। समझ में आया? ठीक। अब पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं, वो भी जब इनफाइनाइट नहीं है, कहीं फिक्स नंबर है, तब की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग a प्लस एक्स की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? अगर a प्लस बी प्लस सी और सब आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो क्या होता है? याद है? हाँ, और ऐसे ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लो x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर की पावर n है और आपस में सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो मल्टीनोमियल से ऐसा पता चलता है कि सबकी पावर का सम n होना चाहिए। तो सबकी पावर का सम n होना चाहिए, तो वो पीएनसी में हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उससे यहाँ पे बनता है नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने हैं तो होता है n प्लस आर माइनस 1 सी। आर ये इतने टर्म्स लिखे हैं और n ऊपर वाला नंबर है ना। लेकिन डिपेंडेंट हुआ तब क्या करेंगे, देखते हैं। ये लिख लिया। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अभी मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो 10 प्लस मतलब 13 C3। लेकिन अगर अभी कितने होंगे? कहाँ पे? नहीं सही हो। कहाँ गया पहले वाली? अच्छा n+2, हाँ हाँ ये फॉर्मूला सही लिखा है ना, ठीक है। हाँ इसमें 13 C3 नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आर ये है, n वो है, तो 10 प्लस आर माइनस 1, 10 प्लस 4 माइनस 1 हो गया 13 सी 4 माइनस 1, तो वो लिखा है। x प्लस वाई प्लस जेड, डब्लू डब्लू लिख दो। हाँ ये डब्लू लिख दो वरना वो डिपेंडेंट हो जाएगा फिर। हाँ तो वो फिर उसका हो जाएगा कितना? हाँ हाँ डब्लू लिख दो उससे। हाँ नीचे वाला बेसिकली नीचे वाला क्वेश्चन है, वो लिख दिया था एग्जाम्पल के लिए। नहीं इसमें कोई सी भी नहीं लगेगा, कोई सी नहीं लगेगा। ये पॉलिनोमियल लिखा है, मैक्सिमम डिग्री कहाँ तक जाएगी और यहाँ कहाँ कांस्टेंट से स्टार्ट होगा। हाँ तो 31 टर्म्स होंगे।
समझ में आया? तो इसको ऐसे देखना है। अभी इसमें बताओ। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे बड़ी पावर कौन सी बनेगी? 40। लेकिन हाँ लेकिन क्योंकि वो 4 है तो फिर वो ट्वाइस ही रहेगा तो 21 ना। 21। तो भाई और वाला है। ये सब चीज़ें वहाँ पे देखना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट सब चीज़ें नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला जब इंडिपेंडेंट है। और जब डिपेंडेंट होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था, जैसे इसमें सारे टर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करो तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है ना, तो आपस में प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे इवन टर्म्स बनेंगे, इवन वाली पावर बनेगी। तो टोटल यहाँ पे 21 टर्म्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो टर्म्स के बारे में हो गया। अब इसमें मिडिल टर्म, तो पहले मिडिल टर्म देखते हैं। ए प्लस एक्स की पावर एन। तो मिडिल टर्म अगर एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। ऑड होंगे तो मिडिल टर्म एक ही होगा। तो जैसे एन यहाँ पे एन प्लस वन टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म के लिए क्या बोलेंगे? एन प्लस वन। और जो इसकी ये जो हम लोग लिख रहे हैं ए प्लस एक्स की पावर एन, इसका जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है। तो अगर इसके मिडिल टर्म की बात करोगे तो n + 1 + 1/2, अगर n ऑड है तो, n इवन है तो। है ना? ठीक है ना? वो लिख लो इसको। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये r+1/8 टर्म होता है, यानी r की जगह यहाँ पे कितना डाल दें? n/2। ये r+1/8 टर्म है। जैसे अगर r 0 रखो तो फर्स्ट टर्म है। तो r की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है? n/2 + 1, तो r की वैल्यू n/2 होना चाहिए। मतलब ये जो इसका आंसर लिखोगे n इवन के लिए nc n/2, a की पावर n/2, x की पावर, ये होगा मिडिल टर्म ऊपर वाले का। और अगर n ऑड हुआ तो n+1 इवन हो जाएगा। तो इवन में दो टर्म होंगे, n+1/2th वाला, या फिर हाँ। अब इसमें r निकालना है, r+1 टाइप से दिखना चाहिए हमें। तो ये मिलेगा n-1/2 + 1 करके, और ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये इसमें r ये हो गया, और इधर r वो लिख देंगे, आएगा nc। ठीक है, इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। कहाँ पे? ये हाँ हाँ, n-r लिखोगे ना इसमें, n-r कहाँ गया ये? r की जगह डालोगे तो यहाँ पे n+1/2 बनेगा। बाकी ये फॉर्मूला उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वो तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कौन सा टर्म निकालते हैं, और जनरल टर्म। तो जनरल टर्म अगर पता होगा तो उसी में रखना है चीज़ें।
हाँ, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं और इसमें प्रॉपर्टी हमें पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू, हाँ तो ये हमें ध्यान ध्यान रखना है। अब मेन क्वेश्चन को कोफिशिएंट्स का ही होता है। तो जैसे अगर मान लो एक बाइनोमियल लिखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बाइनोमियल में दोनों में एक्स आ गया तो फिर वही मिलाना पड़ता है सब जगह। तो इसका जनरल टर्म हमको याद रखना है, ये जनरल टर्म है। कोई भी अगर आर जीरो रखो तो पहला टर्म आएगा, आर के वैल्यू रखते जाओ तो यहाँ सारे टर्म पता चल जाएंगे। आर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, एन तक। तो जैसे अगर कोई भी हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे ए में कांस्टेंट ही लिखा हो, ए में भी एक्स का टर्म हो सकता है। तो करना ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स आएगा उसको कलेक्ट कर लो। मतलब इनटू में एक्स की पावर में जो जो चीज़ें बन रही वो लिख लो। और मान लो अगर यहाँ पे कुछ बन गया और उसको इक्वल टू के कर देंगे, ठीक है, तो उसमें फिर कुछ अननोन होगा वो निकल आएगा, और वो अननोन निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। इसको हटा के मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के का मतलब है कि एक्स की पावर के को हटा के जो भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो उसका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला तो सिंपल है। अगर मान लो क्वेश्चन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की या टू बाई एक्स की पावर 15, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 या फिर टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हाँ कांस्टेंट वैल्यू बतानी है। बताओ क्या होगा इसमें। 15 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस आर, टू बाई एक्स की पावर आर, ये ए की जगह पे लिखा है वो एक्स की जगह पे लिखा है, तो टोटल पावर एक्स की पावर हो गई 30 माइनस टू आर, इससे हुआ और माइनस आर ऊपर, ये टोटल पावर हुई है, ठीक है। 30 माइनस टू आर और माइनस आर, तो एक्स की पावर 30 माइनस 3 आर, तो आर आ गया यहाँ पे 10। और अगर आर 10 हो गया तो फिर वहाँ पे 15 सी 10 और 2 की पावर 10 आंसर हो गया। ठीक है, ये जो एनसीआर है ये हम लोग को लिखना मतलब जल्दी से लिखना चाहिए। एनसी 3 तक की वैल्यू हम लोग को सॉल्व कर देनी चाहिए। मतलब वैसे बेसिकली जब आंसर होता है तो एनसीआर में ही कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमको ये सब सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। कम से कम ये तो तुम्हें फटाफट लिखना आना ही चाहिए। NC4 भी क्या लिखते हो इसमें, n n-1 n-2 डिवाइडेड बाई, तो एक वहाँ तक माइनस करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, और अगर इसमें लिखना है तो है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग को लिखना, क्योंकि कहीं कहीं वो सॉल्व करने के लिए करना ही पड़ेगा हमें। ठीक, चलो दूसरा, मान लो दो बाइनोमियल आ जाए, ये लिखा है और बोला गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 3x प्लस 1 को 1 प्लस 3x भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेट करनी नहीं है। देखो इसमें ऐसे है कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है, इससे 0 का कोफिशिएंट और से 2 का,
तो अगर डायरेक्ट अगर केवल एक जगह x है तो बातें मत करो फिर वैसे। अगर एक जगह x है तब हमको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता। एक जगह x है तो सिर्फ NCR में जाते हैं, तो NCR में वो x की पावर अपने आप r आता है। तो यहाँ पे एक x है, तो अगर हमें यहाँ पे 0 मिल जाए, मतलब 0 x की पावर 0 का, तो 10c 0 2 की पावर, तो इधर तुमने 0 का निकाला तो उधर x स्क्वायर का निकालो, 20c2 3, ये हो गया x स्क्वायर का। फिर इधर x उधर भी x, 10c1 2 की पावर, और इधर 20c3 प्लस इधर से 2 उधर से 0, तो 10c2 और 20c, ये आंसर है। अब बाकी बाकी का एक्सप्रेशन मतलब, बाकी ये देखो इसमें, ये इसको यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से पावर है, तो ये दोनों पावर मिलके क्या हो रहा है, एनसीआर का एक्स की पावर आर होता है, इधर भी एनसीआर एक्स की पावर आर, तो मिलके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ। अभी यहाँ देखो, ये 1 पावर इसकी और इधर भी 1 ले लिया, और इसमें तो और उससे ज़्यादा केस हो नहीं सकते। ठीक है, तो 2 के लिए तो इस तरह से, अगर एक ही में बन जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मान लो, पूछा क्या कह रहे हो, 0 क्यों, सारे सारे टर्म आएंगे। मतलब इसकी बात करो तो ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और कितना a40 x की पावर 40, ये सारे टर्म इसमें होंगे, 41 टर्म्स हैं इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। नहीं 7 नहीं आएगा, वो आएगा 3 + 2 नहीं, वो वही है। इसमें 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म में भी बाइनोमियल के हिसाब से ही सोचा जाता है। केवल जो बड़ी पावर है उसको अलग रख के इसको सोचो। तो ये क्योंकि बड़ी पावर इसलिए अलग रख रहे हैं क्योंकि जितना तुम इसका पावर बढ़ाओगे उतना ये मल्टीप्लाई होके ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर करो तो हम लोग को पता है कहाँ तक जाना है, तो वहाँ जैसे ही तुम आगे जाओगे तो वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर तुम लिखोगे तो 20c0 1 प्लस 20c1 उसके आगे जाएंगे, है ना, जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बने, और हमको क्या चाहिए, और एक्स की पावर 4 चाहिए होता है तो अगला टर्म भी लिखते हैं। अब इसमें इसमें क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे, और इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो 19c0, ये आंसर हुआ इसका। हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 है और वो कितना है 20 10 194 760, और उधर लिखा है 60 और 820। तो कहने वाला वे 3 टर्म है, तब भी इसी तरह से सोचना है, और इसके हिसाब से बस ये देख लो कि जिसकी बड़ी पावर है उसके हिसाब से चलते जाओ, कहीं तुमने रुकना होगा, उसके पहले सारी चीज़ें हैं, और हर एक बाइनोमियल का तुम्हें निकालना आना चाहिए। हो गया, ठीक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर पावर है तभी पूछा जाए, हो सकता है कि नेगेटिव पावर है तब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2 + x की पावर 10 1 - x की पावर -3, कोफिशिएंट ऑफ x, यही पूछ ले सीधे। तो मान लो अगर वहां पे इंटीजर नहीं है तो तुम्हें इसको लिख लेना चाहिए, इसके आगे मत जाओ, अगर एक्स स्क्वायर होता तो वहां तक लिख देते। ठीक है, और क्योंकि वो फिर याद रखना पड़ेगा n+r, वो भी तब जब यहाँ पे इंटीजर है, नहीं है तो इसको सीधे ऐसे लिखो। अगर पावर में पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी लिखा है तो उसको वही फॉर्म लिखो, 1 + nx + n × n−1/2 फैक्टर, वो लिखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं अच्छे से,
तो इसका इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किसका साथ करोगे, मतलब 10c, और इसके साथ किसका करोगे, ये आंसर हो गया। मतलब जब नेगेटिव पावर हो ना तो तुमको वो वाला ध्यान रखना चाहिए, जो हमने लिखा था नहीं, 1 + x⁴n वाला, 1 + nx प्लस n इंटू ऐसे वाला, है ना, क्योंकि अगर n इंटीजर है तब तो ठीक है वो nc वाला लिखने में, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, x तक, तो x² तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रुक गए, और यहाँ रुकने के बाद 1 के साथ इसका x⁴1 का चाहिए, और x के साथ 0 का, ठीक है। ठीक, चलो आगे। ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। जैसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए, बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ एनसीआर वाला होता है, तो देखोगे NC0 फिर NC1, तो कहाँ तक जाते हो, तो वो आखिरी और पहला तो वैल्यू सेम है, NC0 NCN की वैल्यू सेम है, तो एक तरफ से बढ़ते हो फिर कहीं जाके मैक्सिमम होते हो, फिर मतलब तो जहाँ मैक्सिमम हो रहे हो वो क्या होगा, हाँ, तो मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट था वही तुम्हारा, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल, इसका क्वेश्चन शायद 2-3 साल पहले, तो ऐसा पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होता है न्यूमेरिकली पूछा जाता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है, बड़ी है तो आपस में वही देखना है। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना होता है, याद है कुछ, देखो a+x⁴ अगर n है, ठीक है, तो मुझे तो ऐसे याद रहता है, ये पहले लिखा है, और यहाँ पे तुमको लिखना होता है n+1/1 प्लस, mod a by ये देखना होता है, -1 और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इसका बस, है ना, ये बस ये देखना है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। अगर मान लो ये एक वैल्यू है, इसको ध्यान रखना, अगर मान लो x और a आपस में बदलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बदल जाएगा, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि a में x का टर्म नहीं लिखा है, हो भी सकता है, तो बस एक ही जगह जो लिखा है वो लिखा है, और जो x की जगह लिखा है वो लिखा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकाल लो बस, ठीक है, GIF, और जो इसकी GIF की वैल्यू होगी वो r की वैल्यू है, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है वो r की वैल्यू है, और जब r मान लो ये अंदर वाला नंबर इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही सेम है, तो उस समय r और r+1 एक टर्म दोनों सेम वैल्यू देता है, लिख लेते हैं। अगर ये सीधे आई है, जिसको हम लोग r भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो r एंड r+1 टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर ये इंटीजर नहीं है और उसका फिर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर रहे हो, उसको r बोल रहे हो,
तो r प्लस 1th टर्म, ग्रेटेस्ट, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन टी आर और टी आर प्लस वन लेके चलते हैं। तो मान लो टी आर और टी आर प्लस वन दोनों इक्वल है, तो फिर वो कंडीशन होती है कि यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन वन प्लस ए बाई एक्स इंटीजर आ रहा होता है। और अगर टी आर प्लस वन दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये कंडीशन होती है, उस केस में आर प्लस वन हमारा बड़ा होता है टर्म। ठीक है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखना है। साइन के साथ फिर आप आसपास ही होगा, क्योंकि मान लो माइनस प्लस है तो इसके आगे या पीछे ही होने वाला है। तो अगर माइनस लगाओगे तो हो सकता है कि इसी में वो पावर कुछ पॉजिटिव आ रही तो माइनस हट गया, और अगर इस पर माइनस लग गया तो इसके पहले वाला प्लस होगा या उसके बाद वाला प्लस होगा, वो उनमें पता चल जाएगा। जनरली ये न्यूमेरिकली ही पूछते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज चलते हैं। मतलब -2 और अगर लिखा है 1 तो फिर -2 के हिसाब से उसका न्यूमेरिकली वैल्यू ज़्यादा है 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, ये ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे थे, अभी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए। क्या? वो नहीं, वो देखो पूरा है एक साथ, ये बीच में जा रहा है। एरो की डायरेक्शन देखो पीछे। हाँ, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में क्या होता है कि अब एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब है एक्स की चीज़ें हटा के। तो फॉर्मूले में यही है, फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म के फॉर्मूले में एक्स को 1 रख दो। अब जरूरी नहीं कि यहीं पे एक्स लिखा हो, और हो सकता है कि ए में भी एक्स हो और एक्स में भी एक्स हो, बोला जाए कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताओ, तो फिर हम लोग उस तरह से देखेंगे। अभी इसका एग्जांपल देते हैं। 3x माइनस 4x³ की पावर 21 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है। नहीं, तो 12 आर की वैल्यू 12 है ना, तो आर प्लस 1th में जाओगे। ऐसे लिखना होगा ना a बाई एक्स, तो a की जगह 3x है और x की जगह पे, और क्योंकि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकाले तो x को क्या रखना है, तो ये 3/4 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना हो जाएगा, ये 88/7 12। ठीक है, 12 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब आर की वैल्यू 12 ही, आंसर लिखोगे 21c 12, 3 की पावर 12 माइनस 21। क्या?
एनसीआर लिखोगे तो एनसीआर की क्या लिखोगे? एनसीआर TR+1 होता है ना, तो TR+1 मतलब 13 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है, उसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम। हाँ, सम। सम मतलब सीरीज का सम। और हाँ, ठीक है। और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है तब भी सीरीज का सम, मतलब सिर्फ बहुत सारे कोफिशिएंट उस हिसाब से। तो हम लोग जो समझते हैं वो यहाँ से समझते हैं, लेकिन अप्लाई किसी में भी कर सकते हैं। अप्लाई मतलब जैसे मान लो ये 1+x⁴n है, तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हम्म, तो हमको निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हमेशा ध्यान रखो कि जरूरी नहीं वहाँ पे बाइनोमियल ही हो, ट्राइनोमियल भी हो सकती है, 3 टर्म वाला, 4 टर्म वाला, कितना भी। तो सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब है कि तुमने x को 1 रख के वहाँ पे समझा है। जैसे अब मान लो तुमने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1+x ऐसे लिखा है, तो यहाँ पता है a0+a1x+a2x² से लेके कहाँ तक a40x⁴40 बनेगा। और सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब इसमें क्या है? हाँ, और सम ऑफ कोफिशिएंट ऊपर क्या है? NC0 है ना। तो दोनों में देखो तो x को 1 रखा गया है, तो अगर x को 1 रखोगे तो ऊपर लिखा है हमारा, और इसमें क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो कहीं पे कोई भी सीरीज लिखो उसमें x को 1 डाल दो तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाता है। अब तुम्हें निकालना है, जैसे हमको a0+a2+a4 अभी जनरल इसमें चल रहा है, ये हमें करना क्या पड़ेगा बस ये ध्यान रखना है। उसी के बाद उसी की, हाँ, तो जैसे यहाँ पे NC0, NC2, NC4 इन सब का सम देखना है, तो हमको जो इक्वेशन लिखी है उसमें x को एक बार दो बार, एक को एक बार 1 रखना है, जो आएगा वो देखना है एंड, और x को -1 रखना है, फिर जो आएगा वो देखना है, दोनों को ऐड कर देना है। और जो भी आएगा, मान लो S1 और S-1 बोल रहे हो भाई, S1 का मतलब 1 टर्म का सम नहीं, S1 का मतलब मैंने x को 1 रख के जो सम आ रहा है वो लिखा है। ठीक है। अगर हमें ये निकालना हुआ a0, अगर मान लो ऑड वाला भी होता तो भी वही चीज़ है, ऑड वाले में हमें माइनस करना पड़ता। ये समझ में आ रहा है? 1 और -1 रख के जो भी आएगा उसको ऐड करना है, एक बार माइनस करके देखना है। अगर हमें ये चाहिए तो यानी यहाँ पे x को रखना है, और ये क्या है? रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब जैसे ये वाली थी, थर्ड वाले में लेके चल रहे हैं, ax+ax² + bx+c⁴n था, उसमें a0+a1x+a2x² ये चल रहा है। तो इसमें हमें x को अगर ये ऐसा चाहिए तो x को अगर i रख दो तो यहाँ बनेगा a0, इसमें बनेगा
-a2 अगला वाला बनेगा, और ये वाले जो टर्म है वो किसके साथ आएंगे, a1i फिर -i a3। तो अगर ये रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। x इक्वल टू आई रखने पे a1 माइनस a3 प्लस a5 ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ गया। और अगर a0 प्लस a4 चाहिए तो ये वाला और इसको ऐड कर दो तो a0 प्लस a4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे a1 प्लस a5 ये वाला और ये वाला, या अगर a3 प्लस a7 तो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सारे जो बनते हैं फॉर्म यही बन जाएंगे। एक और होता है इसमें कि अगर मान लो तुमको ये चाहिए 3 का गैप, यहाँ पे तुमको x इक्वल टू ओमेगा रख के सॉल्व करना है। अभी मान लो 3 का गैप भी मिला दें और कुछ भी मिला दें, 2 को मिला दें, मतलब ऐसा लिखा कि यहाँ पे 2a0 फिर ऐसे a4 भी लिख दिया, और फिर ऐसे करते करते ये भी लिखा है, वो भी तो वो फिर तुम्हें समझना है 2 मिला के। वैसा फिर एडवांस टाइप का हो सकता है कि 2-3 मिक्स करेंगे, वरना सिंपल एक ही बार में। चलो एग्जाम्पल इसका, ये वैल्यू रखनी है तो एक एग्जाम्पल करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर याद है कैसे निकालते हैं इमेजिनरी रियल, तो कुछ भी दे देंगे तो निकल आएगा। ये लिखा है, बता रहा हूँ, सब निकाल दो जो चीज पड़ी है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स हैविंग इवन पावर ऑफ x, ठीक है। और फिर उसके बाद a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 की वैल्यू। चलो बताओ, हाँ 3 है क्वेश्चन। तो पहला वाला क्या है, 2 की पावर 10 -1 क्यों, x और 0 को बोला जाएगा इवन पावर, तो सबको एक साथ लेके 2 x की वैल्यू 1 रख के 2 की पावर 10, x की वैल्यू -1 रख के 6 की पावर 10, और वहाँ पे अगर ऐड करोगे तो ये a0 प्लस a1 प्लस a2 निकाला था, फिर a0 माइनस a1 तो डबल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी ये इसका आंसर हुआ। इस वाले में क्या रखना है, हाँ तो क्या लिखा, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3, कहाँ पे, और 1 प्लस, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, नहीं 2 की पावर 10 अभी पूरा सही है, यही आंसर बता रहे हो। इसमें रियल पार्ट क्या है, हाँ मतलब अभी ये सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, लेकिन 2 की पावर 10 क्या है इसको देख के बता रहे हो। मतलब मुझे रियल पार्ट चाहिए, पूरा आंसर बताओ एक बार में। हाँ ये जो लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको तुम्हें पहले पहले इसको तुम्हें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
और कॉस 10 पाई 4 निकाल लेते हो तो पूरा निकाल के बताओ। 0। इतना वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो कहने मतलब 2 की पावर 10 तुम लोग सीधे बोल रहे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। पावर ज़्यादा है तो उसको क्या तुम ऐसे जो मल्टीप्लाई में उसको रियल पार्ट बोल दोगे? ये जो पावर होती है वो अंदर जाती है, वो डिमाइवर्स थ्योरम होता है ना। लेकिन वो चलो पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले में डिमाइवर्स थ्योरम की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1 + i लिखा है, और 1 + i का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है। 2 आइटा हो जाएगा, यानी ये जो लिखा है क्या लिखा है, 2 की पावर 10, 2 i की पावर, और i की पावर 5 मतलब आई आएगा। तो ये जो है वो इस तरह से बन गया, 0 + 2 की पावर 15, या रियल पार्ट क्या हो गया इसका, तो यानी इसकी वैल्यू आएगी 0। और अगर a1 + -a3 निकालते तो आंसर क्या होता। कभी कभी मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसको क्वेश्चन के हिसाब से ही समझना पड़ता है हमें। जैसे ये लिखा है, एग्जांपल है ये। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हो सकता है। जैसे ये लिखा है, इसको अगर x को 1/x रखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1/x सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन किसी किसी में नहीं रहता, जैसे ऊपर वाले में नहीं रहेगा, ये जो लिखा है इसमें नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि x की जगह 1/x की जगह कुछ और भी पुट करने पे बन जाए सिमेट्री, है ना। तो वो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम x को 1/x रखो तो ऊपर वाला जो टर्म है वो सेम रहेगा, नीचे अपॉन आएगा तो उधर भी तुम्हारा क्या लिखा है, नीचे भी अपॉन में x में चला जाएगा, तो वो इधर की पावर x की पावर n और इधर की x की पावर n। तो अगर इसमें कहा कि a1 और इधर से an-1 दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो बीच में किसी के इधर से उधर से अगर डिवाइड करके बोला जाए तो आंसर मतलब सेम होगा ना। लेकिन सब में नहीं, जिसमें ऐसा हो पाए उसी में, और अगर कोई और नंबर है तो उसके हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, चले आगे। अब जो बेसिक हमने पढ़ा था ये वाला, इसका बहुत यूज़ है, 1 + x⁴n। इसका अगर हमने बोला 2 की पावर n क्या होता है, NCR r = 0 से लेके, अगर यहाँ बदलोगे तो इधर ही बदल जाएगा। क्या लिखें, जो ऊपर लिखा है वही आएगा। क्या लिखें, मतलब NC 0 से लेके NC n तक का पूरा वैल्यू 2 की पावर n होता है। तो हमको ये देखना है नीचे 0 से लेके वहाँ तक जा रहा है कि नहीं, और अगर जा रहा है तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू ये लिखनी है। और अगर जैसे इसमें लिखा है 1 से, तो NC 0 वाला टर्म नहीं है तो एक माइनस करके लिखा है हमने, है ना। तो इस तरह से हमको वहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे मान लो इस तरह से बने, तो हम, हाँ, हमको ये ध्यान रखना हमेशा कि जब तक यहाँ पे इनटू में वेरिएबल है तब तक डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। लेकिन अगर जैसे ही वेरिएबल हटा तो उसको तुम 2 की पावर में लिख सकते हो। और वेरिएबल का अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो इसको क्या लिखोगे, क्या लिखें इसको, हाँ तो क्या लिखें, 4 की पावर। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इनटू में कोई वेरिएबल इस तरह से ना हो, पावर में वो चलेगा तो मैनेज हो जाता है, NCR x⁴r। तो NCR x⁴r में वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर इनटू में लिखा है तो उसको तुम्हें हटाना है। हटाने के दो तरीके, हाँ, NCR को तुम्हें ओपन करके ऐसे लिख देना है, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर 2-3 टर्म है तो,
ठीक है, उसको वही लिखा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हो। अगर ये कट गया तो अगर जो भी बनेगा उसमें बस इंटू में वेरिएबल नहीं है तो उसको तुम सीधे लिख सकते हो। जैसे ये अगर ये लिखना है, इसका आंसर लिखना है, तो हमने लिखा यहाँ पे अब ये देखो कट गया, n कांस्टेंट है। अब अगर स्टार्ट करो तो कहाँ से लिखा n-1 c, मतलब r की वैल्यू रखो, -1 नीचे आएगा, फैक्टोरियल उसका इन्फाइनाइट, तो वो पहला टर्म फिर 0 हो जाएगा। तो जहाँ से ये 0 स्टार्ट हो रहा है वहाँ से देखो 1 से आ रहा है, n-1 c 0 से लेके कहाँ तक जाओगे, n-1 c n-1 तक, यानी इस पूरे की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, मतलब हमको r हटाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ ये काट दिया और इसको और समीशन मिला के बोल रहे हैं, समीशन नहीं होता तो फिर वहीं रुक जाता। समझ में आया? हो सकता है आर स्क्वायर हो, तो क्या करेंगे, 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन आर स्क्वायर से पहले मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह लिखा है, दिखा रहा हूँ, 20c1 3, 20c3 2, ये जा रहा है, इसका सम वैल्यू निकालनी है। हाँ, जनरल टर्म लिखो इसका, 2r+1 20cr, समेशन r इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके ये होगा। अब एक टर्म में r है, एक टर्म में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसको डायरेक्ट तुम लिखो, जिसमें है उसको सॉल्व करो। मतलब एपी का टर्म लिखे हो उसी एपी के हिसाब से लिख दिया हमने, है ना, ये जनरल टर्म। और अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी सॉल्व किया था, समझ में आया? 1 से 20 है, तो जैसे r-1 करोगे ना तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ पे पहला टर्म की वजह से माइनस आ रहा था, 1 से होता तो वो 0 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इसी तरह देखना है, अगर इनटू में है तो इस तरह से, डिवाइड में है तो फिर दूसरी तरीके से, और अगर ज़्यादा रिलेट करना है तो ये वाला जो होता है वो डिफरेंशिएशन से आता है, डिवाइड वाला इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, एक डिवाइड वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें तुम ऐसे कर सकते हो, ये r+1 कंसेक्यूटिव वाला है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख दो n+1 और डिवाइड बाई n+1, तो ये हो जाएगा n+1c, हाँ n+1c r+1 बन गया। और फिर तुम्हें देखना है कि कहाँ से स्टार्ट है, n+1c 1 से स्टार्ट है, तो n+1c 0 वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर अपॉन, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक, मान लो ये सिंगल वाले तो ठीक है, डबल में अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, मतलब डबल r² CR, हाँ वही, 2 बार करना पड़ेगा बस, मतलब बेसिकली हमें हटाना है, तो एक बार तो हट गया, सीधे r था, एक r बचेगा, और अब निकालोगे तो क्या बाहर आएगा,
आर माइनस वन बाहर आएगा, तो ऊपर एक आर बचा है, मतलब ये बचा अभी, ये लिखा है। तो आप निकालोगे तो आर माइनस वन बाहर आएगा, लेकिन लिखा आर है। यहाँ पे तुम माइनस वन प्लस वन कर लो, और फिर आर माइनस वन के साथ अलग कर दो, वो वाला क्या हो जाएगा, टू की पावर, और इसमें क्या हो जाएगा, आर माइनस एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस टू। ठीक है, तो वो हम लोग निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल वाले हैं, मान लो अब डबल वाला, अभी डबल वाला भी कर लेते, फिर असाइनमेंट करते, फिर बताऊंगा कुछ और। ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि आर वन आर टू अलग चल रहा है, आर दोनों में आर ही लिखा है। हाँ, दोनों का सम अगर कांस्टेंट है, या फिर दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तब फॉर्मूला हमारा लग सकता है, लेकिन सम को देखेंगे हम लोग सिर्फ, ये तो हमें बस पहचानने के लिए है। और जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मतलब अगर कोई तो जीरो से स्टार्ट होना ही चाहिए, अगर वो वाला टर्म जीरो से स्टार्ट नहीं है तो इसका मतलब कोई एक टर्म तुम छोड़ चुके हो, है ना। कम से कम यहाँ पे एक टर्म हमारा जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और कहाँ तक जाओगे, जहाँ तक वो वैलिड होगा। ठीक है, जैसे अब मान लो एन सी वन से स्टार्ट कर रहे हो तो एन सी जीरो वाला नहीं था, तो टू की पावर एन माइनस वन करना पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तुमको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी, कौन सा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो सकता था पर वहाँ से स्टार्ट है नहीं। अब होता ये है कि अगर मान लो सम कांस्टेंट आ गया, जैसे एग्जांपल 20, ऐसे लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखा है। तो करना ये कि ये वन प्लस ये जो लिखा है ना, ये एन हमें बताएगा कि कौन एक बाइनोमियल हमें ये ऐसी लेनी है। जैसे ये एन वन एन टू है, तो ये मान के चलो एक बाइनोमियल हमारी वन प्लस एक्स की पावर एन वन है, दूसरी बाइनोमियल वन प्लस एक्स की पावर एन टू है। और वन प्लस एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो गया 20, दूसरा हो गया वन प्लस एक्स की पावर, और यहाँ देखो 20 C0 इंटू एक्स की पावर जीरो होता, इसमें क्या होता, एक्स की पावर दूसरे वाले के लिए, इसमें देखो तो मतलब एक्स की पावर 17 ही तो बन रहा है। अगर 20C to 19C 15 लिखोगे तो भी हमारा एक्स की पावर 17 ही बन, दोनों टर्म के मल्टीप्लाई के सोचो तो एक्स की पावर 17 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या करना है, वन प्लस एक्स की पावर लिख दो 39, और इसमें पता कर लो, तो 39C, समझ में आया। मतलब हर एक टर्म के बारे में सोचो और मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है वो बस देखना है। ये सम वाला था, तो यानी यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा एक्स की पावर के को, लेकिन जब डिफरेंस में हो तो ये लिखा है। हाँ, अगर मान लो तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस आर वन माइनस आर टू दिख रहा है, देखो इसमें कांस्टेंट है वो कितना है, तो मतलब वही फॉर्मूला लगना है, लेकिन सम बना के करना पड़ेगा। सम मतलब किसी एक को तुम्हें एन सी एन माइनस आर बना लो, मतलब क्वेश्चन वही लिखा है, बस करने का तरीका बता रहा हूँ अलग से। ये लिखना पड़ेगा, सेम ही तो है, क्वेश्चन सेम है।
समझ में आया? मतलब तुमको देखना सम है, अगर डिफरेंस दिखेगा तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो सीरीज का हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक को तुम्हें एन सी एन माइनस आर लिखना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों का सम कांस्टेंट आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर वो निकालना है दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट में, और दोनों बाइनोमियल हमारी इसी तरह से हैं। अब इसमें और कुछ बनाना है तो ये बन सकता है, टू की मतलब माइनस प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, अल्टरनेट। तो एक हमें वन माइनस एक्स किसके साथ लेना पड़ेगा, जिसके साथ यहाँ पे ऑड नंबर, तो माइनस वन की पावर में जाओगे ना तो उसके साथ वाला माइनस, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। हाँ 19 से 16 है तो उसमें वन प्लस एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की पावर क्या बनेगा 16 बनेगा, और 20 C1 में क्या आएगा, माइनस वन की पावर वन बनेगा ना, तो उससे माइनस बाहर आ सकता है, तो इसका मतलब हमें इसके साथ लेना चाहिए और उसके साथ, तो ऐसे वो वहाँ बन सकता है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब शीट करो पहले, फिर बताते थोड़ी देर। हाँ वो भी आ रहा है डिविजिबिलिटी वाला, वो है इसमें। चलो करो भाई, इसमें फोर्थ क्वेश्चन पहले, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी पूछते हैं, अभी इसमें है भी तो बताना है। फोर्थ फोर्थ ये लिखा है, इसका क्या लिखोगे, टू की पावर 12, ये टू की पावर 10 आएगा, और इंटू टू टू की पावर 12 हो गया, प्लस 3 इसका भी निकाला था, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, तो 3 इंटू टू की पावर 9। अब यहाँ पे एक टू निकला है, टू की पावर 10 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, टू की पावर 4, और उसमें बचा 3 और 5, कितना हो गया, टू की पावर 2 बचा। हाँ तो बीटा 19 है। कर सकते हो, क्यों नहीं आएगा, हाँ कहाँ पे, एक्स, इस एक्स एक्स की पावर 4 चाहिए ना, तो इसमें जीरो, उधर क्या चाहिए फिर 6C1, अगर इधर से तुम वन लोगे तो इधर से नहीं मिलेगा एक्स की पावर 4, क्योंकि सारे ही हमारे इवन है, मतलब 6C2, और क्या मिलेगा, अच्छा 6C2 में आएगा, सॉरी 6C1 में यहाँ एक्स की पावर 1 मिलेगा, उधर एक्स की पावर 3 नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर में चल रहा है, तो 6C2, और इधर क्या मिलेगा 6C, और फिर इधर से 6C4, ये दोनों तो सेम वैल्यू है, और 6C2 होता है 15, ठीक है, तो 15 और 15 30, और ये 15 और ये 60 मतलब 6, तो 90 प्लस 30 हो गया। ये R2 हो गया, R2 हो गया तो 10C2, और माइनस वो तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 10C2 होता है हमारे पास 45, है ना, 45 को उधर डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 9, कितना हुआ, तो आंसर में उसका आंसर गड़बड़ दिया है मुझे लग रहा है फिर।
तो इसका आंसर फिर गड़बड़ दिया है, आंसर इसका गड़बड़ दिया है फिर, ठीक है। क्या बस गलती की है। ये ऐसा होना चाहिए आर जो है 8 से डिवाइड हो जाए। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो एन तो एक तो इवन होना चाहिए, है ना। एन इवन होना चाहिए क्योंकि इवन माइनस इवन करोगे बाई टू तभी बनेगा, तो एन इवन होना चाहिए। और आर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए ताकि अपने आप यहाँ पे भी वो 3 की पावर में इंटीजर ही बनेगा। समझ में आया? हाँ हो, एन माइनस आर रूट थ्री था ना ये, तो एन माइनस आर बाई टू है। तो आर की वैल्यू बस ये देखनी है कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो कहाँ तक एन तुम्हें देख एग्जैक्टली 33 लिखा है, इंटीग्रल टर्म्स है, ठीक है। तो आर 0 8 16 ऐसे करके जाओ, तो ये पहला टर्म हुआ, इसको ऐसे 2 से डिवाइड देख लो, 8 से डिवाइड करना है, और अगला क्या आएगा 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई कर लो, ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चल रहा है। हाँ ये जीरो वाला तो गया ना, कितना होगा 256, जीरो वाला वो तो काउंट हो गया इसमें, 33 में वो एक टाइम जीरो वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो देखो, ठीक है। तो 33 तो जीरो एक टाइम हो गया, तो 32 के हिसाब से सोचो, तो 256 अगर ऊपर हुआ तो डिवाइड हो जाएगा ना लास्ट, तो लास्ट में पावर कहाँ तक जाती है, मतलब ये 5 की पावर 1/8 की पावर आखिरी में n जाना है ना, आखिरी टर्म में, तो वो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कितना होना चाहिए, तो वो 256 हो जाएगा। चलो हो गया। देख लो पीछे, है ना, ये 13 था, ठीक हो गया कैलकुलेशन, 14 नहीं हो रहा, 14 में ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद एमजीएम लग जाए, पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए एमजीएम लग सकता है, मिनिमम मैक्सिमम की बात भी करी गई है। हमेशा ये हिंट होता है कि अगर कभी भी कोई भी नंबर पॉजिटिव रियल नंबर लिखें, इसका मतलब वहाँ पे एमजीएम लगने के चांसेस हाई हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ तो लिखा है ना ग्रेटर देन जीरो, बीटा ग्रेटर देन, मतलब एमजीएम लग सकता है कहीं ना कहीं।
प्लस, ठीक है, R5 आ गया, आर सॉरी 4 आ गया, 5R और 24 हो गया। ठीक है, तो यानी 10C4 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4, इसकी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके हिसाब से सोचेंगे पहले, ये 10C4 सॉल्व हो जाता है। हमें क्या दिया है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की पावर, और ये वाली वैल्यू दी गई है 4, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, एक बार और स्क्वायर करोगे तो मतलब 16 से, ये मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 रखने पे आ जाएगी, तो यानी यहाँ 16 रख दो और 10C4 10 9 8 7 बाई 4 3 2 इंटू 16, तो 4 2 8 3 3 210 और इंटू, अच्छा 10 को अलग रख के भी चलना है ना, 10K लिखा है, ये 10K है, तो K बताना है हमें, तो 10 21 इंटू 16, K निकाल लो, ठीक हो गया, चलो हो गया। 15 में दिख रहा है कि 16C 8 में कट जाएगा x और x, तो नीचे क्या बनेगा, cos थीटा साइन थीटा, तो मतलब साइन 2 थीटा बन रहा है, और साइन 2 थीटा जितना मैक्स रखोगे उतनी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो पहले वाले इंटरवल में π/4 पे मैक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा मतलब साइन π/2 बनेगा, यानी फर्स्ट में हमारा थीटा π/4 की वजह से बनेगा, सेकंड में थीटा π/8 की वजह से, क्योंकि वहाँ पे साइन 2 थीटा 1 नहीं पहुँच पा रहा है, तो एक π/8 रखने पे और एक, तो कहने का मतलब है कि जो रेशियो आएगा L1 में आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, 10C8 16C8 तो वो रहेगा ही रहेगा, हाँ 2 की पावर 8 और साइन 2 थीटा की पावर 8 ये बन रहा है, और L2 में भी यही चीज़ है, 2 की पावर 8 अपॉन साइन 2 थीटा की पावर 8, तो कहने का मतलब है सिर्फ साइन 2 थीटा को समझना है। हाँ तो लेकिन ये इंटरवल लिखा है ना, π/8 से π/4, तो यहाँ पे साइन 90 मिल सकता है π/4 पे, दोनों में नहीं रख सकते ना, L1 के लिए ना, तो L1 में अगर रखोगे तो लीस्ट वैल्यू हो गई, L1 मतलब लीस्ट हो गया इतना, 16C8 2 की पावर, और L2 में मैक्सिमम जो रख सकते हो π/16 से π/8 तक है, तो मतलब वो π/4 तक जा ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम हमारा π/8 तक जा सकते हो, तो L2 जो लीस्ट रखना है 16C8 2 की पावर 8 अपॉन साइन, यहाँ पे थीटा के लो π/8 मतलब π/4 1/√2 की पावर, मतलब 2 की पावर, वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकालना है, L2/L1, ये 16 यहाँ 16:1 आएगा। अच्छा 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2n+1 पहले, और दूसरे वाले में मिलेगा 1 रखने पे 1, ठीक है, मतलब वो दोनों प्रोडक्ट में है तो उसको प्रोडक्ट नहीं करना है, एक बार 1 रखना है पूरे पे, तो पहला टर्म जो है 2n+1 इंटू 1, और दूसरा है मतलब वो S1 और S-1 वाली बात है, -1 रखने पे फर्स्ट में 1 बचेगा, सेकेंड में आएगा वो सारे माइनस प्लस हो जाएंगे, अब 2n+1 बाई 2 इज इक्वल टू ये है, ये निकालना है। 19 में इतना देर क्यों, वो अगर तुम एनसीआर को NCN-R लिख दो तो ये लिखा हुआ है, ये होता है, तो वही तो लिखा है, अगर तुम लास्ट से देखो तो 30C1 इंटू 1 है,
फिर 30C2 इंटू टू है, अगर लास्ट वाले को तुम पहला मान लो तो वही तो लिखा है। तो यहाँ पे n कितना है 30, और 2 की पावर में क्या हो जाएगा 29, तो 30 प्लस 29 कितना हो गया GCD ऑफ 2 and n। तो नहीं बनाना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट वो कॉमन डिवाइजर भी लिखा है ना, तो तुम बनाओगे तो उसके हिसाब से चेंज करना है। 2 की पावर, हाँ अभी लिखोगे तो 15 क्यों? ये लास्ट वाले 30C30 नहीं है? नहीं, लास्ट से देखो 30C1 लिखा है, फिर 230, और लास्ट में क्या लिखा है पहले वाले को देखो तो 30C, यही तो पूरा लिखा है, तो इसके इक्वल होगा। क्यों लिख देंगे, RNCR यही तो लिखा है, तो वही तो लिखा है मैंने। इसको लिखना है 15 इंटू 2 की पावर 30, क्योंकि इसने लिखा है GCD ऑफ 2 और n का 1 है, और तो n ऐसा बनाना है कि वहाँ से तो जी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 बने, तो इसका 2 में उसने उधर कर दिया, तो n हमारा 15 है और m 30 है। 30C 30C0 30C20 माइनस 30C1 30C19 प्लस, तो ये देखो दोनों का सम 20 आ रहा है, यानी ये 1 प्लस एक्स की पावर 30 और 1 माइनस एक्स की पावर 30 में किसका चाहिए हमें, और इसको अगर मिला दो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20, तो 30C10, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर में वो एक्स की पावर 20 बन जाएगा, ये आंसर हो गया। और -1 की पावर में तो माइनस, ठीक। चलो फर्स्ट वाला देखो हो जाएगा, R² NCR बताया था। हाँ, अब उसके बाद फिर आगे चल रहे हैं। डिविजिबिलिटी में अगर तुम्हें देखना है तो इस तरह से, जैसे a की पावर b और उसको तुम्हें डिवाइड करना है, किसी एक के नंबर से डिवाइड करना है, तो ये जो इसको है ना बाइनोमियल के टर्म में तुम्हें ब्रेक करना होगा, या तो इसको सीधे ब्रेक करोगे, नहीं तो ऐसे करके, ये ध्यान रखना ये इंटीजर होना चाहिए, अगर नहीं इंटीजर है ऑड नंबर है तो ये बाहर करो, फिर इसको तुम इस फॉर्म में ब्रेक कर लो, या ए क्यूब में कर लो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे तुम्हें एक बाइनोमियल बनाना है जिसमें एक टर्म तुम्हारा के से डिवाइड हो रहा हो और दूसरा टर्म बच रहा हो। इस वाले जो नीचे लिखा है उसको इस तरह से बनाना है, ताकि अब इसमें देखो सारे टर्म क्या होंगे के से डिवाइड हो जाएंगे, आखिरी वाला, तो आखिरी वाला फिर से तुम्हें देखना पड़ेगा, अब आखिरी वाला जितना छोटे से छोटा रख सकते हो वो हमारा अच्छा है, तो जितना अगर 1 के पास जाओगे इसको, ठीक है, क्लोज टू 1 कर लो, जितना तुम क्लोज टू 1 रहोगे उतना ही ठीक है, मतलब बेसिकली तुम्हें 1 के हिसाब से ही चलना है। क्लोज टू 1 उल्टा लिख दिया, ठीक है, छोटा नंबर लिखना है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो सारे टर्म के से डिवाइड हो गए ना, आखिरी में बचेगा वो तुम उसके हिसाब से रिमाइंडर लिखना हो कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब होता है लास्ट डिजिट वैसे निकल आती है, डबल दूसरी डिजिट के लिए अगर हमें निकालना है कि किसी नंबर में सेकेंड डिजिट क्या आ रही होगी लास्ट से, तो यहाँ डिविजिबिलिटी किससे देखनी है 100 से, लेकिन 100 बहुत बड़ा नंबर है तो तुम 10 से लेके चलो, ठीक है, 10 से लेके चलो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आखिरी के 2 टर्म कंसीडर करने हैं, बाकी सारे, हाँ मतलब 100 से 100 वाला मल्टीपल आएगा उसमें, तो अगर 100 वाला भी है तो भी इसको 10 से लेके चलो, 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म को तुम्हें देखना पड़ेगा और फिर उसको 100 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट की। और अगर कौन सा, अब इसका है ना इसमें, मतलब डिविजिबिलिटी का है इसमें सेकेंड डिजिट वाला, सेकेंड बहुत आसान है, तो फिर थर्ड, थर्ड करो,
थर्ड थर्ड सेकंड को 3 स्क्वायर। देखो ऐसे ऐसे लिखा, देखो ये देखो, अब 8 से डिवाइड करो तो आखिरी में 1 बचेगा, तो यानी 1/8 सेकेंड का आंसर में आएगा 1/8। थर्ड थर्ड करो, थर्ड तीसरा करो। वो x क्या लिखा है, 4n+3 टाइप से है। इसकी पावर ऐसा लिखा है, तो एक तरीके से यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, 4 और ये क्या है 505 प्लस की पावर, और अगर तुम 8 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो सब टर्म में 8 है, आखिरी वाला छोड़ के। आखिरी जो सेकेंड लास्ट उसमें 4 होगा और इसका NC1 का n निकलेगा, तो 2022 में एक 2 है और इंटू 4 मिलके क्या हो रहा होगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म तक सारे डिवाइड हो रहे हैं, आखिरी टर्म छोड़ के आखिरी में क्या बनेगा, और इसको 3 स्क्वायर मतलब 9, 8+1, तो फिर से 1 बचेगा आखिरी में, तो आंसर क्या होगा इसका 1। फिफ्थ, हाँ 3 को 10-7 लिख दो, 10 से डिवाइड करवाना है ना, 45 आंसर ना। हाँ एक तरीका तो वो है जो हम लोग बेसिक जानते हैं, और मान लो बाइनोमियल से देखना है तो इसको तुम लिख दो 10-7 की पावर n, सारे टर्म इसमें 10 से डिवाइड हो जाएंगे, आखिरी वाला छोड़ के, तो उसमें क्या लिखोगे NC1 NCn -1 टू दी पावर n, 7 की पावर n है ना, और प्लस सारे टर्म 10 से डिवाइड है, सिर्फ आखिरी टर्म लिखा है और ये 7 की पावर 7 की पावर n है ना। इसका सारा एक्सपेंड किया, आखिरी टर्म जो बचा वो लिखा है और ये लिखा है। अब ये दोनों अगर कट गए तो फिर बाकी जो बचे हुए थे वो तो 10 से डिवाइड हो ही रहे थे, ये दोनों कब कब कट सकते हैं, तो 2 डिजिट नंबर ऑड कितने हैं वो देख लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, 10 से स्टार्ट करके 99 तक। ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज थी जिसमें ठीक है ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे x माइनस वाई की पावर x प्लस वाई या x माइनस वाई, x माइनस वाई का जो मॉड होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये हम लोग का इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जब अगर ऐसा कुछ लिखा है अपने हिसाब से हम लोग ये लिखते हैं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता ना, y बड़ा होता है तो y माइनस एक्स लिखते हैं, ये अपने हिसाब से लाते हैं। तो अगर x और y का मॉड अगर छोटा है तो ये क्या है, फ्रैक्शन होगा, इसको कैपिटल F बोलते हैं। और ये क्या था हमारा, इसके एक्सपेंशन में और इसके एक्सपेंशन में, ये हमने अपनी तरफ से लाए, ये वो पहले से दिया है, ये अपनी तरफ से हम लोग लेके आए। इन दोनों के एक्सपेंशन में हमको या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब वो ऐड तब करना है जब हमारी सारी इरेशनल पावर वाली कैंसिल हो जानी चाहिए, मतलब इनका जो पर्पस होता है इरेशनल पावर्स, इरेशनल नंबर्स कैंसिल। ठीक है, तो वो ऐड करने में भी कैंसिल हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे हो रहा हो। तो जब ऐड करते हो तो यहाँ बनता है आई प्लस एफ प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है इरेशनल पावर कट गई है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐड करने में 2 टाइम्स बन रहा है,
अब ये क्या इंटीजर है, तो f प्लस एफ भी क्या होगा, तभी वो इंटीजर आ रहा है। और क्योंकि ये इवन है तो ये हमारा i कैसा होगा, क्योंकि f प्लस एफ जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जीरो से, ये जीरो से वन है, ये भी जीरो से वन है, ये लेकिन हम लोग का इंटीजर है, इस वजह से f प्लस एफ को वन होना पड़ेगा। ये जो स्मॉल f है जीरो से वन जाता है, कैपिटल एफ भी तो अगर ऐड करोगे तो जीरो से टू, लेकिन हमें पता है ये इंटीजर है और इधर इंटीजर है, तो इसको इंटीजर ऐड करके हमारी वैल्यू इंटीजर बन सकती है। तो ये इंटीजर वैल्यू जीरो से टू के बीच में सिर्फ, तो ये जो स्मॉल एफ कैपिटल एफ में हमारा रिलेशन बन जाता है अगर ऐड किया तो। और सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, ये इंटीजर है ये, तो ये माइनस, ये पूरी वैल्यू माइनस वन से वन जाती है, तो उस केस में बीच में क्या पड़ेगा, जीरो, तो उसमें f माइनस कैपिटल एफ होता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं है वैसा, पर हाँ, एक एक कराना था मुझे वैसे, वो अलग से लाया था, चलो जान दो उसको। हाँ वो मैं सेंड कर दूँ, उसको देखना। समझ में आया, दो ही मेथड होते हैं, ये दोनों में या तो ऐड करवाना होगा या सब्ट्रैक्ट, बस ये ध्यान रखना है कौन बड़ा कौन छोटा लिखो और उसके बाद फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट है। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा, अभी दे दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, वो कर लेना, क्वेश्चन नहीं होगा तो बताना। बोल दिया जाएगा कि आर इंटू वन माइनस एफ की वैल्यू क्या होगी, या बोला जाएगा इधर आर इंटू एफ की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से पूछा जाता है। अब मान लो वन माइनस एफ तुम्हारा कैपिटल एफ हो गया यहाँ पे, है ना, तो कैपिटल एफ यही था, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन रहा है, हाँ तो उसकी वैल्यू तुम्हें पता रहती है। ये वही तो, ये बस दो ही तरीके हैं इसमें, वो बस पहचानना पड़ता है और वो पहचानने का इससे, या फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया जाएगा वहां से पहचान में आएगा। ठीक है, ये आर पूरा नंबर है। केवल इंटीजर के बारे में पूछ सकता है कि उसमें जो इंटीजर पार्ट है वो इवन है कि ऑड है, वही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा बाइनोमियल इसमें हो गया आज। हम्म, तो अभी इसको इसको काफ़ी क्वेश्चन तो अभी कर लोगे। ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला नहीं आया, निकाला तो था तुमने 264। हाँ, पीछे नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, क्या था ट्वेल्थ, थ्री की पावर वन बाई टू और फाइव की पावर वन बाई एट की पावर एन था, और इसमें इंटीग्रल टर्म्स 33 है। तो थ्री की पावर में क्या हो जाएगा, एन माइनस आर बाई टू होगा ना, और फाइव की पावर में, तो ये वाला हमारा इंटीजर हो जाए, तो मतलब पूरा हमारा इंटीजर है और एन इवन होना चाहिए। अब ये इंटीजर कब हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो, और कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि हमारे एग्जैक्टली कितने टर्म है, 33 है, तो ये 1 2 3 मतलब ये फोर्थ टर्म हो गया, है ना, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो ये टोटल टर्म कितने हो गए, यानी आर बाई एट में वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट वाली, मैक्सिमम वैल्यू है ना। उसको थ्री की पावर एन को लिखा 10 - 7, और उसमें ओपन किया तो आखिरी वाले टर्म में क्या आएगा, माइनस में, है ना, और बचा हुआ जो अगला जो बचा हुआ टर्म था 7 की पावर एन अलग से लिखा है, तो 7 की पावर एन और -7 की पावर एन कट जाए तो बचे हुए टर्म 10 से डिवाइड हो रहे थे, तो वो एन ऑड पे ही कटेगा। ठीक है, तो इसमें अब देखो एट्थ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, एट्थ में देख लो क्या है। एट्थ में वैसे करोगे तो लेंदी हो जाएगा, एट्थ में एक्स को 2/x से रिप्लेस करोगे तो सेम बनेगा, लिख लो उसमें।
एक्स को 2/x से, जैसे एक्स को 1/x करवाया था वैसे एक्स को 2/x इसमें। बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाले में थोड़ा कैलकुलेशन है, हो जाएगा वो भी, बस रिलेट करना है। एक्स एक्स को 2/x से रिप्लेस करोगे तो वही इक्वेशन फिर से मिलेगी। अब वो आपस में से, अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा है 8th में, A7 और, तो A7 मतलब इधर से 8वां टर्म और उधर से अगर 13 बोलो तो उधर से भी 8वां टर्म है, तो इसका मतलब रिप्लेस करोगे तो इधर से तुमने जो टर्म निकाला उधर से जो टर्म निकाला वो बदल के फिर लिखना है, तो वो डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा इस बार, इस बार 2 की पावर में कुछ आंसर होगा। x को 1/x से नहीं किया ना, 1/x से करते तो सेम आता, 2/x से किया इसका मतलब 2 का फैक्टर आएगा उसमें, वो भी समझना है, वो लिख देना। चलो ठीक, वो मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, है ना।